इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के लिए, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 है उससे रिलेटेड कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है आगे आ भी सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। 1940 का एक्ट का क्या पर्पस है? तो इसमें देखिए पहले क्या है, इट इज आल्सो नोन एज डी&सी एक्ट। इसको हम शॉर्टकट में डी&सी एक्ट भी कर सकते हैं और इसको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है और क्या करने के लिए, टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जो हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसकी इफिकेसी, क्वालिटी और सेफ्टी तीनों चीज को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। और ये ड्रग उसके साथ साथ इनके मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इंपोर्ट इन सब पे भी काम करता है। ये केवल एक्ट आपका पूरे इंडिया में लागू है, इंडिया के बाहर नहीं, केवल आपकी इंडिया में ड्रग पे और कॉस्मेटिक पे पूरा काम करता है। और इसके साथ साथ क्या इसका एम है, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय रेगुलेटिंग द इंटायर ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक की पूरी फील्ड है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे यूनानी हो और चाहे आयुर्वेदिक हो, चारों तरह की जो दवाएं में ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स है उन सभी को ये चलाती है। इनके इंडस्ट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेबलिंग या सेलिंग, इन सभी को ये रेगुलेट करता है और उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से करता है ताकि पब्लिक को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, कोई भी उनका नुकसान ना हो। तो ये दो इनका इंपॉर्टेंट काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डी&सी एक्ट। डी&सी एक्ट का फीचर्स, जैसा आपके मोबाइल का फीचर्स होता है ना, उसी तरीके का डी&सी का फीचर्स देख लीजिए। इसमें क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इसको बोलते हैं CDSCO, जहां से ये पूरी ड्रग और कॉस्मेटिक की पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है। दूसरा इसका लाइसेंसिंग, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस को बनाता है और जो भी काम करते हैं उनको सप्लाई करता है, मतलब कि लाइसेंस को जनरेट कराता है, उनको अथॉरिटी देता है कि आप ये काम करिए। फिर ड्रग क्लासिफिकेशन, इसमें कई सारे शेड्यूल्स होते हैं जिसमें ड्रग को अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है कि जो कि नॉर्मल दवा कौन सी है आपकी, OTC दवा कौन सी है जो आप डायरेक्ट ओवर द काउंटर ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग कौन सी है, नार्कोटिक ड्रग्स कौन सी है, तो अलग अलग इसमें शेड्यूल्स बने हुए होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग की क्वालिटी और सेफ्टी पे काम करता है कि ड्रग की क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि नहीं है, वो सेफ है कि नहीं है किसी भी पेशेंट के लिए। लेबलिंग, जो ड्रग की लेबलिंग, जो इस पे इंफॉर्मेशन लिखा होता है, कई बार आप देखे होंगे ना कि वहाँ पे लिखा होता है कि केवल प्रिस्क्रिप्शन वालों को दिया जाएगा, या फिर ये नार्कोटिक ड्रग्स है, बच्चों से इससे दूर रखिए, ठीक है, उस लेवल में रहता है, तो वो वाला चीज हो जाएगा इसमें। क्लिनिकल ट्रायल्स, जो दवा आपकी नई ड्रग आती है उनका क्लिनिकल ट्रायल्स कि वो दवा ह्यूमन के लिए सही है कि नहीं, जिस डिसीज के लिए उसका ट्रायल्स किया जा रहा है वो डिसीज को क्योर कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके साथ साथ क्या देखेगी वो, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, उस दवा से कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसी दवा है जो लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद उसमें एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो ये सब पे ये काम करती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग लाइसेंस। ठीक है, जो आपका DC एक्ट है उसमें कौन कौन से ड्रग के लाइसेंस होते हैं, तो इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जिससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल लाइसेंस जिसमें ड्रग की सेलिंग करते हैं, होलसेल, रिटेल सेल, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस जिससे हम ड्रग को इंपोर्ट करते हैं, लोन लाइसेंस, इसमें क्या होता है, डी&सी एक्ट से आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है वो कुछ फैसिलिटी करके लाइसेंस को लोन लेते हैं, वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ब्लड बैंक लाइसेंस, जो ब्लड को स्टोर करने का रहता है ब्लड बैंक, उसका भी लाइसेंस ये देता है, तो इसका ये लाइसेंस हो गया। नेक्स्ट इसका, व्हाट आर द पेनल्टीज एंड वायलेशन ऑफ DC एक्ट। जो DC एक्ट के रूल्स रेगुलेशन है, अगर उनको तोड़ेंगे तो क्या पेनल्टी लगेगी, जिसमें देखिए पहला है इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, मतलब कि आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है, 10 लाख रुपए की फाइन लग सकती है, जो आपका लाइसेंस वो कैंसिल हो सकता है, या फिर जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो भी आपका स्टोर है, फैक्ट्री है, उसको सीज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ हैज द डी&सी एक्ट अमेंडमेंट ओवर द ईयर, मतलब कि जो डी&सी एक्ट है उसको, जो उसके मेजर अमेंडमेंट, मतलब कि मेजर इसमें क्या क्या बदलाव किए गए। जैसे आपके फोन में आता है नया नया फाइल, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, 14, 15, वैसे इसमें भी है कि नया नया अमेंडमेंट क्या किया गया। जिसमें देखिए क्या है, पहला 1954 में, तो 1954 में क्या किया गया था, कंट्रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर पोटेंट ड्रग्स। उसमें की एंटीबायोटिक्स और कुछ पोटेंट ड्रग पे रूल्स रेगुलेशन लाए गए जिससे उनको सिस्टमेटिक किया गया। 1962 में रेगुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक्स हैं उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन आए। 2008 में अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड स्ट्रेंथेंड फार्माकोविजिलेंस, जो आपके फार्माकोविजिलेंस है जिससे हम जो नई दवा आ रही है उसको अप्रूवल जो दिलाते हैं, जैसे आपने क्लिनिकल ट्रायल्स देखा था ना, उसी का काम इसमें आता है।
तो 2008 से क्लिनिकल ट्रायल्स वाली चीजों को और अच्छा कर दिया गया, जो नई दवा बनती है उसके अप्रूवल को और बेहतरीन कर दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मिस ब्रांडेड ड्रग? मिस ब्रांडेड ड्रग को क्या मतलब क्या होता है? तो इसमें देखिए, इट इज सो कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश्ड, मतलब कि कोई ऐसी दवा है जो बहुत ज्यादा कलर की गई हो, कोटेड की गई हो, पाउडर्ड हो, उसमें टैबलेट निकालने से पाउडर फॉर्म में लग रहा है, या बहुत ज्यादा पॉलिश की गई हो, और उसके साथ साथ दैट डैमेज इज कंसील्ड, उसका जो कंसील्ड है वो भी डैमेज, जो रैपर है वो भी टूटा फूटा हुआ हो, जो उसका पैक है कहीं से वो भी टूटा फूटा हुआ हो, तो ये ऐसी दवा मिस ब्रांडेड में आएगी। और क्या इसमें अपीयर्स ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, ठीक है, वो ऐसा कुछ उस पर लिखा हुआ हो या बताया जा रहा हो कि बहुत अच्छी दवा है, बहुत उसका अच्छा थेरेपेटिक वैल्यू है, या फिर इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर, या फिर उस पर जो लेबलिंग किया गया हो या डॉक्टर उसको जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो उस तरीके की दवा ना हो जिसको वो प्रिस्क्राइब कर सके, सही ढंग से रूल्स रेगुलेशन से नहीं बनी हुई हो। ठीक है, इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग accompanying द ड्रग bears any statement design और डिवाइस which make false claim, कोई उस पे कुछ ऐसा लिखा हो जो false claim करती हो। ठीक है, जैसे लिखा हो कि ये गारंटी है कि ये डिसीज ठीक कर देगी, तो इस तरीके का जिसमें लिखा हुआ होगा इस तरीके की लेबल्स में, तो वो ड्रग मिस ब्रांडेड ड्रग होती है, क्योंकि इस तरीके की लेबलिंग नहीं की जाती है। तो इस तरीके की जो भी कंपनीज बनाती हैं वो ड्रग मिस ब्रांडेड ड्रग में आती हैं, और इसका नहीं इंपोर्ट होता है, न ही इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, न ही इसकी सेलिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एडल्टरेटेड ड्रग? एडल्टरेटेड ड्रग हम किसे कहेंगे? इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट एनी फिल्दी पट्रिप और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, मतलब कि इसका जो टैबलेट फॉर्म में अगर मान लीजिए है तो वो इसका टूटा फूटा हुआ हो, मतलब टैबलेट है वहां से कहीं उखड़ा हुआ हो, या कहीं से गीला है, या कहीं से आधा डिकम्पोज हो गया है, जैसे खराब लग रहा हो देखने में, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एडल्टरेटेड ड्रग। और जो इसको प्रिपेयर किया गया या पैक्ड किया स्टोर किया गया है वो भी वहां किसी गंदगी वाली जगह पे किया, इनसैनिटरी कंडीशन में किया गया, उसमें सब कुछ लगा हुआ हो गंदगी की तरह, तो उस तरीके की ड्रग क्या कहलाएगी आपकी एडल्टरेटेड ड्रग। और भी कुछ इसमें पार्ट्स हैं, जैसे कि उसका जो पार्ट है उसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस पाया गया हो जो आपके हेल्थ के लिए इंजीरियस हो, नुकसानदायक हो, या फिर कोई भी उसमें हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस मिला हुआ हो, या फिर उसमें एनी सब्सटेंस हैज बीन मिक्स्ड देयरविथ सो रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस उसमें मिलाया गया हो जिससे उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों चीज कम होती हो, तो इस तरीके की ड्रग क्या कहलाएगी? एडल्टरेटेड ड्रग। नेक्स्ट आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्पूरियस ड्रग? कि स्पूरियस ड्रग्स क्या होती है? स्पूरियस ड्रग्स में आती है कि कोई भी ऐसी दवा है जो किसी दूसरी दवा के नाम से मार्केट में चल रही हो, ठीक है, या फिर उसका जो लेबल या कंटेनर्स है उस पे किसी दूसरे कंपनी का उस पे लेबल लगा हुआ हो, या ऐसे कंपनी का लेबल लगा हुआ हो जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब कि कुछ उसका आता पता कुछ ये नहीं है, वो दवा का कुछ नामो निशान नहीं है कंपनी का, लेकिन उस कंपनी के नाम से दवा आ रही है। ठीक है, या फिर उसके जो पार्ट्स हैं एनी अदर ड्रग्स और सब्सटेंस, मतलब कुछ उसमें जो लिखा गया वो है ही नहीं, कोई दूसरा उसमें सब्सटेंस मिला हुआ हो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है मैन्युफैक्चरर्स पे लिखा गया उनका कोई सही प्रोडक्ट है ही नहीं, उनके नाम से कोई प्रोडक्ट ये चलता ही नहीं है, मतलब कि पूरे तरीके से मिला के ऐसा है कि कोई दवा है उसका नाम चुरा के आप एक दवा बना लीजिए, या उस पे ऐसे कंपनी का नाम लिख दीजिए जो कंपनी बनी ही ना हो, या फिर किसी दूसरी कंपनी का नाम लिख दीजिए, या फिर किसी ऐसे सब्सटेंस का उसमें नाम लिख दीजिए लेकिन वो सब्सटेंस उसमें मौजूद ना हो, तो इस तरीके की ड्रग क्या कहलाएगी? स्पूरियस ड्रग। तो ये जो तीनों टाइप का आपने ड्रग पढ़ा, एडल्टरेटेड, मिस ब्रांड ड्रग और स्पूरियस ड्रग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर शेड्यूल सी एंड C1? शेड्यूल सी में देखिए आपके बायोलॉजिकल्स आते हैं और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट, मतलब कि बायोलॉजिकल्स का मतलब जो आपके ड्रग्स हैं, जो आपके रेगुलर ड्रग्स हैं, जैसे कि आप जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म में लेके आते हैं वो सारी ड्रग्स, और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जैसे आपकी सेरा, वैक्सीन, एंटीजेन, टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, इंसुलिन, तो इस टाइप के ये सारी जो इंजेक्शंस के लिए होती है वो आपके शेड्यूल सी में आ जाएंगी। और शेड्यूल C1 में क्या होता है कि कोई आपका जो स्पेशल प्रोडक्ट सच एज डिस्टिल्ड प्रिपरेशन, फिश लिवर ऑयल, एयरगुड प्रिपरेशंस, लीवर एक्सट्रैक्ट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ठीक है। और जो C1 की ड्रग रहेगी उस पे लिखा हुआ होगा इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। तो ऐसी ड्रग पे लिखा रहेगा कि बिना इसके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको लेना सही नहीं होगा। और जो इनकी इंपोर्ट होती है वो इनके एक्सपायरी के बाद नहीं की जाती है।
मतलब कि इनकी जो सेलिंग होती है, इंपोर्ट होता है, आफ्टर एक्सपायरी रोक लगा दी गई, उस पर बंदी है। जैसे जानते ही आप, जो दवा एक्सपायर हो जाती है उसको सेलिंग मिली नहीं किया था, तो वो जो दवा होती है वो आपकी C1 की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, फिर आपका व्हाट इज शेड्यूल एक्स। एक्स में देखिए क्या है, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जितनी भी दवा जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, जो आपके नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है, जैसे कि जो दवा एडिक्शन कॉज करती है, उनसे रिलेटेड जितनी भी दवा बनी रहेंगी, जैसे आपका मॉर्फिन, कोकीन, ओपियम, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड जो भी दवा बनी रहेंगी उनको हम बोलेंगे शेड्यूल एक्स की ड्रग। ठीक है, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इसमें आएंगे। और उस जो इसमें दवा जो मिली रहेगी उसमें क्या लिखा रहेगा, टू बी सोल्ड ऑन रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी ओनली। आरएमपी का मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये दवा चलेगी। और जो भी दवा होगी उस पे NRX लिखा हुआ होगा और उसके किनारे में टैबलेट होगी, टैबलेट के किनारे में एक लाइन लगी हुई रेड कलर की। ठीक है, रेड एंड क्लियर डिस्प्लेस ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, वो जो आपके लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले होगी एक रेड लाइन, तो आप समझ जाइएगा कि वो दवा जो है वो शेड्यूल एक्स की दवा है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ चीजें हैं। आफ्टर डिस्पेंसिंग द ड्रग द फार्मासिस्ट मस्ट स्टैम्प एंड रिटेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years। ठीक है, जो दवा उन्होंने डिस्पेंसिंग कर दी गई है उसको पे स्टैम्प लगा देंगे और उसको भी 2 साल के लिए उस प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म को रखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना है, वहां पे जो भी परचेज सेलिंग हुई है जो दवा की उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है लगभग 2 साल के लिए। जो ऐसी दवा होती है, चाहे उनको आप खरीद रहे हैं चाहे उनको आप बेच रहे हैं, दोनों का रिकॉर्ड आपको 2 साल तक रखना होगा। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं शेड्यूल एक्स के, जिसको याद कर लीजिए, कभी कभी पूछता है। ठीक है, जैसे आपका फेराइसाइक्लिडीन, सीकोबार्बिटॉल, एमोबार्बिटॉल, एम्फेटामाइंस और ग्लूथेमाइड और मेथाइल फेनिडेट। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपका शेड्यूल जी में क्या होता है आपका, द लेबल इसमें लगा हुआ होगा, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ये जो शेड्यूल जी की ड्रग होती हैं वो आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना होता है। जैसे दवा होती है वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना होता है, उनका प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में रहेगा और उनकी देख रेख में ही ये दवा खानी है। ठीक है, और इसके ऊपर भी आपको रेड कलर की लाइन लगी रहेगी वही किनारे पे, और इट इज नेसेसरी टू प्रॉपर बिल ऑफ सेल, मतलब जो आप सेल कर रहे हैं दवा उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए और इसका भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे 2 साल के लिए। ठीक है, इसका जो रिकॉर्ड होगा उसको 2 साल के लिए मेंटेन करेंगे। तो शेड्यूल जी में कई सारी ड्रग्स आती है, उनकी लिस्ट होती है। नेक्स्ट आपका शेड्यूल एच, इसमें देखिए कौन सी दवा आती है, द ड्रग मस्ट बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, मतलब कि ये ऐसी दवा है इसको लॉक एंड की में बंद करके, ताले और चाबी से बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, दिस शेड्यूल इंक्लूड्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब कि ऐसी दवा है जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी है। कोई भी आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तभी आप इस दवा को देंगे। और जब भी दवा ये आप सेल करेंगे तो उसका टाइम और डेट दोनों आपके पास नोट होने चाहिए। और इस दवा पे RX लिखा हुआ होता है, RX, और इस पे लिखा रहेगा टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ठीक है, तो इनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही जो शेड्यूल एच की दवा है उसको देना है। और देखिए शेड्यूल एच में नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक्स भी आती है जिसपे आपका NRX लिखा होगा और यही सेम चीज उसपे भी यही वार्निंग लिखी हुई होगी। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। फिर आपका शेड्यूल H1 ड्रग, शेड्यूल H1 में जो आपका नया अमेंडमेंट हुआ था जो आपके एंटीबायोटिक्स को लेके, वहां पे इसको ऐड किया गया है कि टू हैव सेपरेट रेगुलेशन टू चेक अनऑथराइज्ड सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो अनऑथराइज्ड सेलिंग हो रही थी एंटीबायोटिक्स को, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का इसमें रूल्स रेगुलेशन बना दिया गया है H1 में कि रेगुलेट सेलिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसको पूरा अच्छे तरीके से मॉनिटर करके एंटीबायोटिक्स की सेलिंग करेगा। इसमें भी देखिए कॉर्नर पे RX लिखा होता है और रेड कलर की लाइन होती है। ठीक है, और इसमें भी देखिए वार्निंग की तरह से गोला सा करके वार्निंग लिखा होता है, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द मेडिकल एडवाइस, मतलब कि मेडिकल एडवाइस के बिना इसको भी इन सारी ड्रग्स को यूज नहीं करना है और इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है आपका शेड्यूल एम में क्या आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमिसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो आपकी फैक्ट्री होती है जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम बोलते हैं जो फैक्ट्री बनी हुई होती है उसके एक अच्छी प्रेमिसेस बनाने के लिए क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स लगेगा, क्या क्या चीजें उसमें रहनी चाहिए, तो वो शेड्यूल एम में आता है। इसका दो पार्ट्स है, जिसमें पहला है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रेमिसेस एंड मटेरियल्स, मतलब कि जो प्रेमिसेस है जो फैक्ट्री है उसमें मटेरियल्स क्या क्या है, और फिर पार्ट टू में क्या रहेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, उसमें कौन कौन से प्लांट रहेंगे और कौन कौन सा इक्विपमेंट रहेगा, पूरा डिटेल्स इसमें रहता है। तो ये आता है शेड्यूल एम में। अब एम में तीन टाइप का आपका आता है, एम वन, एम फर्स्ट में आपका क्या होता है होम्योपैथी ड्रग्स के लिए ये सारी चीजें, और एम सेकेंड में कॉस्मेटिक्स के लिए आता है, और एम थर्ड में आपका मेडिकल डिवाइस के लिए आता है। ठीक है, फिर आपका है व्हाट आर शेड्यूल एन। शेड्यूल एन, एन में क्या है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। ठीक है, जो आपकी फार्मेसी रन कर रही है उसमें मिनिमम इक्विपमेंट क्या करना चाहिए, जिसमें पहले क्या है इंट्रेंस ऑफ फार्मेसी, प्रीमिसेस, फर्नीचर्स एंड ऑपरेटर्स, जनरल प्रोविजंस। तो इसमें इसके अंदर डिटेलिंग रहती है कि क्या क्या चीज रहना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं रहना चाहिए, या फिर कितनी सारी चीज इसमें रहनी चाहिए, कितने कितने अमाउंट में। फिर आपका व्हाट आर शेड्यूल जे। शेड्यूल जे क्या है, तो इसमें ऐसी दवा होती है जो क्लेम करती है कि ये डिसीज को क्योर कर देगी, लेकिन वो एक्चुअल में क्योर नहीं करती। ऐसी दवा जो कहती हो कि हम क्योर कर देंगे लेकिन वो क्योर नहीं करती हो, तो इस टाइप की दवा को हम क्या कहेंगे, शेड्यूल जे। और ये लीगली क्लेम टू ट्रीट दिस डिसीज। ठीक है, मतलब कि नो ड्रग में लीगली क्लेम टू ट्रीट दिस डिसीज, मतलब कि कुछ ऐसी डिसीज हैं जिनको लीगली ट्रीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये दवा ऐसे करती है कि मैं उसको क्योर कर दूंगी, तो वो सारी दवाएं शेड्यूल जे में चली जाती है। तो इतनी सारी बीमारीज हैं जिसके लिए कोई भी अभी अच्छी दवा नहीं बनी है जो लीगली उसको ट्रीट करती हो, तो जो इसमें दवा की कैटेगरी आती है वो शेड्यूल जे में चली जाती है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज रिटेल सेल, कि रिटेल सेल क्या होता है। रिटेल सेल में देखिए जो ड्रग लाइसेंस रहता है वो फॉर्म 20 से आता है, और ये एलोपैथिक ड्रग्स के लिए आता है। ठीक है, जो आपका डीसी रूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, वो फॉर्म 20 से रिटेल सेल का लाइसेंस लिया जाता है एलोपैथिक ड्रग्स के लिए, जिसमें हम शेड्यूल सी, C1 और X दवाओं की सेलिंग करते हैं। अभी आप पढ़े थे C1 में आपके बायोलॉजिकल्स आते हैं और X में आपके नार्कोटिक्स आते हैं। तो इन दवा को रिटेल सेल में मतलब होलसेल से लाइए और डायरेक्ट जो आपके कस्टमर आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, उनको आप दे दीजिए। तो इसको क्या कहते हैं रिटेल सेल, मतलब कि जो फुटकर में देते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म 20 भरना होगा, वहां से आप इस लाइसेंस को ले सकते हैं। इसमें देखिए कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक आपको वहाँ पे फार्मासिस्ट चाहिए होगा जो पढ़ा लिखा हो, और जो आप स्टोर खोलेंगे उसमें स्पेस रहना चाहिए एज पर रूल डीसी एक्ट, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का रूल है उस हिसाब से वहाँ पे स्पेस रहना चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है, और जो लाइसेंस है उसको प्रोमिनेंटली उसको वहाँ पे शो करना है आपको, और कंपाइल विद ऑल प्रोविजंस, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का रूल्स रेगुलेशन उससे कंपाइल होना चाहिए, मतलब जितना भी उसका रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे तरीके का लाइसेंस, ठीक है, जिसमें आपको क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत ना हो, इसमें उसमें क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत ना हो, इसमें एक लिमिटेड काम रहता है। और इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको दो तरीके का फॉर्म भरना होता है, 20A और 21A। ठीक है, टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ इसमें लाइसेंस इशू होते हैं, जो 20A और 21A। तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में क्या होता है, जैसे कोई एक प्रोडक्ट रहता है, कंपनी से आप कोई एक प्रोडक्ट ले लीजिए, उसको केवल आपको जगह जगह पहुंचाना होता है। तो चाहे आप एक जगह रह के किसी को सप्लाई करिए, या फिर अपनी वेंडर टाइप से, मतलब अपनी बाइक से, अपनी जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए है उससे उस दवा को एक जगह से दूसरी जगह आप दे रहे हैं। कोई एक कैटेगरी दवा, एक ही दवा, ये नहीं कि आपको कई सारी दवा है, एक ही दवा को आप सप्लाई करें, लेकिन इसमें आपका शेड्यूल एक्स की दवा नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया है। लॉन्ग्स का भी मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। अगर कोई इसमें क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।